बेटा, मैंने आप लोगों को प्लेटो के सारे सिद्धांत बताए। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद का सिद्धांत। अब एक दूसरे पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक या यूं कहें कि एक प्रसिद्ध यूनानी चिंतक को पढ़ने का आज मैं उसी को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है अरस्तु। आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे लिखा है 384 से 322 ईसा पूर्व, यानी 384 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 322 ईसा पूर्व में ये मरे। देखिए, प्लेटो के शिष्य रहे अरस्तु। गुरु शिष्य की तीन परंपराएं, एक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये तीन गुरु शिष्य की परंपरा, और एक दूसरी गुरु शिष्य की परंपरा थी बेंथम, मिल और ग्रीन। ये राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक दर्शन में बहुत महत्व रखती है। इसी संबंध में आज हम पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक, जिन्हें राजनीति शास्त्र के साथ साथ विभिन्न शास्त्रों का पिता कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि प्लेटो ने आदर्शवादी राजनीतिक चिंतन की बात कही, जबकि अरस्तु उनके शिष्य थे, लेकिन ठीक उनके अगेंस्ट उन्होंने यथार्थवादी राजनीतिक चिंतन की व्याख्या की। अरस्तु का जन्म स्टेगिरा, एक प्रांत था स्टेगिरा नगर, यही अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता निकोमैकस मैसेडोनिया के राजवैद्य थे। पिता के संरक्षण में रहने के कारण इनको चिकित्सा शास्त्र और जीव शास्त्र का तमाम ज्ञान हुआ। कहा जाता है कि अरस्तु एक अच्छे चिकित्सक भी थे, क्योंकि इनके पिता एक अच्छे चिकित्सक राजवैद्य थे, लेकिन इनकी रुचि नहीं थी। इनको बल्कि कह सकते हैं कि इस प्रोफेशन से, चिकित्सा शास्त्र के प्रोफेशन से इनको बहुत कोई लगाव नहीं था। इनके अंदर एक जिज्ञासा थी। अपनी जिज्ञासा, अपनी ज्ञान की पिपासा को पूर्ण करने के लिए उस समय के सबसे प्रसिद्ध गुरु प्लेटो की ख्याति सुनकर वह एथेंस पहुंचे, और एथेंस में प्लेटो का जो विद्यालय था, एकेडमी, उसमें प्रवेश लिया। वहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। लेकिन जब प्लेटो की मृत्यु हुई तो जैसा कि होता है, उनके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि बड़ा उनको कष्ट हुआ, और फिर वो एथेंस छोड़कर चले गए। प्लेटो कहते थे कि मेरे एकेडमी का यह मस्तिष्क है। अरस्तु के बारे में कहते थे। अरस्तु को एक नाम और दिया था प्लेटो ने, अफलातून, यानी हरफन मौला। प्लेटो उनको सबसे अच्छा अपना शिष्य मानते थे, लेकिन एकेडमी में प्लेटो के मरने के बाद उनको उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने एकेडमी को छोड़ दिया। बल्कि यूं कहें कि उन्होंने पूरे एथेंस को ही छोड़ दिया और छोड़कर चले गए वहां से। उसके बाद उनकी 12 वर्ष की इस भ्रमण के दौरान, 12 वर्ष तक वो अन्य देशों में कई जगह भ्रमण करते रहे। आर्तानियस के राजा हर्मियास की दत्तक पुत्री पिथियास से उनकी शादी हुई। जो हर्मियास थे, कुछ समय बाद कुछ पूर्वी आक्रमणकारियों ने उनकी हत्या कर दी। उससे बड़ा कष्ट हुआ अरस्तु को, और उन्होंने एक पोएट्री लिखी, जिसे पोएटिक्स नाम से जाना जाता है। बड़ी प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ था ये। खैर, उसके बाद 12 वर्ष तक वह विभिन्न जगह घूमते रहे और
अर्तानियस के राजा के संरक्षण में आकर उन्होंने वहां राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और विभिन्न विद्याओं का व्यवहारिक अध्ययन किया, व्यवहारिक ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद वह पुनः वापस आए एथेंस में 335 ईसा पूर्व में, और वापस आकर फिर उन्होंने एथेंस में एक विद्यालय स्थापित किया जिसका नाम लाइसियम था। जैसे प्लेटो ने एकेडमी बनाई थी, वैसे उन्होंने एक विद्यालय लाइसियम नाम से स्थापित किया। इस बीच घटना घटी जो युगांतकारी घटना थी। आप सब जानते होंगे मैसेडोनिया के शासक फिलिप को, उनके पुत्र थे जिन्हें महान सिकंदर कहा जाता है। फिलिप ने अरस्तु को अपने पुत्र के एथेंस में लौटने के पूर्व ही अपने पुत्र सिकंदर को शिक्षा देने के लिए फिलिप ने अरस्तु को बुलाया। अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा दीक्षा दी। जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई तब वो एथेंस में लौटकर 335 ईसा पूर्व में आए और उन्होंने अपने विद्यालय लाइसियम की स्थापना की और उसमें वह शिक्षा देने लगे। इसी दौरान सिकंदर को जानते हैं, सिकंदर को महान कहा जाता है, बड़ा योद्धा। सिकंदर ने विभिन्न यूनान के तमाम राज्यों को पराजित कर दिया। उसमें एक एथेंस भी था। एथेंस में सिकंदर के नियंत्रण की एक सरकार स्थापित हुई जिसका राजा या शासक कह सकते हैं एंटिपातेर था, जो उस समय अरस्तु के ही सलाह से एथेंस में काम करता था। लेकिन एथेंस के नागरिक अपनी स्वतंत्रता खो जाने से बड़े दुखित थे और कहीं ना कहीं इसका दोषी, चूंकि सिकंदर के नियंत्रण की सरकार थी और सिकंदर का गुरु अरस्तु था, तो अरस्तु को मानते थे। खैर कुछ दिन तक चला ये। उसके बाद अचानक सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु की खबर सुनते ही एथेंस वासी खुश हो गए और अपनी स्वतंत्रता के लिए आतुर हो गए और अंततः वह शासक भी भाग गया। अब अरस्तु के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हो गया और फिर अंततः अरस्तु को भी एथेंस छोड़कर भागना पड़ा। एथेंस छोड़कर भागते हुए अरस्तु ने कहा कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन को मारने का दूसरा मौका नहीं दूंगा। आपको याद होगा कि सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया था। अरस्तु ने यह कहा कि मैं एथेंस वासियों को चिंतन को मारने का दूसरा मौका नहीं दूंगा, और यह कह के वो वहां से चला गया। वह यूबोइया टापू होते हुए खालिस नगर पहुंच गया और वहां कुछ दिन तक वो रहा। फिर उसने 322 ईसा पूर्व में विष पान करके स्वयं अपनी आत्महत्या कर ली। इसमें बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। कारण ये भी बताया जाता है कि जब हर्मियास, जो उसके पत्नी के पिता, उनकी हर्मियास की दत्तक पुत्री उनकी पत्नी थी, उनकी जब हत्या हुई तो उससे बहुत दुखित थे। उन्होंने पोएटिक्स नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। कुछ लोग ये कहते हैं कि उस ग्रंथ में धर्म के विरुद्ध उन्होंने कुछ बातें कर दी थी जिससे लोग उसके दुश्मन बन गए थे। खैर यूनान में सिकंदर के कारण दुश्मन, एथेंस में और भी तमाम चीजें थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब आदमी इतना बड़ा विद्वान, राजनीति शास्त्र का पिता, आप जानते भी हैं कि द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है अरस्तु को। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र, जीवशास्त्र, जीवन, तमाम विद्याओं के पिता के रूप में उन्हें जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति ने अगर आत्महत्या की तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। वो एक लाइन भी है, शायरी है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई ना कोई मजबूरियां रही होंगी। तो ऐसे ही नहीं अरस्तु ने आत्महत्या कर ली। मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा बड़ा विद्वान, ऐसा बड़ा विचारक जब चारों तरफ से हार जाता है और समाज उसका दुश्मन बन जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वो अंततः
ऐसे कदम उठा लेता है। हो सकता है अरस्तु ने भी ऐसे कदम इसीलिए उठाए। अरस्तु के अगर ग्रंथों की चर्चा कर ली जाए तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, कहा जाता है कि 300 से ऊपर ग्रंथ उनके थे। लेकिन राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण से दो ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक पॉलिटिक्स और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान। ये दो राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अन्य दो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। एक की चर्चा मैंने की, जो हर्मियास के मृत्यु के कारण उन्होंने काव्य ग्रंथ लिखा था, पोएटिक्स। इसके अलावा एक और पुस्तक है इथिक्स और रिटोरिक्स नामक एक पुस्तक है। यह कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, लेकिन दो पुस्तकें राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। एक पॉलिटिक्स और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्हें राजनीति शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, बल्कि यह कहा जाए कि प्राचीन राजनीतिक चिंतकों में प्लेटो एक आदर्शवादी चिंतक निकल गए, प्रथम यथार्थवादी चिंतक, जिसने अपने चिंतन से पूरे विश्व को प्रभावित किया। उसी समय नहीं, आज भी उसका जो राज्य सिद्धांत आपको पढ़ना है, कहीं ना कहीं आज भी इस राज्य सिद्धांत को लोग स्वीकार करते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज हमेशा कंपटीशन में पूछता है, बहुत सारे प्रश्न इससे ऑब्जेक्टिव उठते हैं, उसके लिए आपको पूरा थारोली उसके पूरे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। हमेशा पूछा जाता है कि राजनीति शास्त्र का जनक क्यों कहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज है कि राजनीति शास्त्र पहले नीति शास्त्र की पिछलग्गू विषय हुआ करती थी, उससे जुड़ी हुई थी। अगर आप प्लेटो को देखें तो प्लेटो का जो राजनैतिक दर्शन है वो पूरा नैतिक राजनैतिक दर्शन है, यानी उन्होंने नीति शास्त्र के अंतर्गत राजनीति शास्त्र की व्याख्या की। लेकिन पहली बार एक स्वतंत्र विषय के रूप में नीति शास्त्र से स्वतंत्र किया राजनीति शास्त्र, एक स्वतंत्र के विषय के रूप में उन्होंने इसका अध्ययन प्रारंभ किया। इसीलिए शायद उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अब हम उनके राज्य सिद्धांत को देखेंगे। ये दो पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण है, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन। इनके बारे में आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि ये दो प्रमुख पुस्तकें पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन जो राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी तमाम मैंने ग्रंथ बताए, उसको भी याद रखिएगा। अब उनका राज्य सिद्धांत देखते हैं। राज्य सिद्धांत देखिए, अरस्तु ने अपने पुस्तक पॉलिटिक्स के दूसरे अध्याय में अपने राज्य सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। इसमें पहला डिस्क्लेमर मैं यहां आपको देना चाहूंगा कि जैसे तमाम सोफिस्ट चिंतक जिनकी आलोचना प्लेटो ने भी की, जो ये मानते थे कि राज्य कृत्रिम संगठन है, राज्य का निर्माण हुआ है, चाहे जैसे भी हुआ हो। बहुत लोग सामाजिक समझौते सिद्धांत को मानते हैं। प्लेटो के तरह ही अरस्तु का भी मानना था कि राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, राज्य का निर्माण नहीं हुआ, वरन राज्य का विकास हुआ है। राज्य का विकास हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। और आप आगे जब देखेंगे, पढ़ेंगे कि वर्तमान समय में भी इसी सिद्धांत को मान्यता है कि राज्य विकास का परिणाम है, राज्य कृत्रिम संस्था नहीं जिसे जन्म दिया गया। और अरस्तु ने बताया कि राज्य का उद्देश्य एवं कार्य नैतिकताओं पर आधारित है। इसलिए अरस्तु ने राज्य को सभी संगठनों से सर्वश्रेष्ठ
नैतिक और उच्च संगठन बताया। जब मैं राज्य सिद्धांत पढ़ा लूंगा उसके बाद उनके राज्य सिद्धांत की विशेषता बताऊंगा। उसमें आप देखेंगे कि अरस्तु राज्य को नैतिक प्राकृतिक संगठन मानते हैं। यानी उनका मानना था कि राज्य अचानक कृत्रिम नहीं है, कृत्रिम माने बनाया गया नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, यह धीरे धीरे क्रमिक विकास का परिणाम है। यानी राज्य कृत्रिम नहीं हुआ, राज्य अचानक नहीं आया, राज्य का जन्म नहीं हुआ, बल्कि राज्य का विकास हुआ है धीरे धीरे। और विकास जानते ही हैं धीरे धीरे होता है। अब इस राज्य का विकास हुआ कैसे, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्लेटो कहते हैं कि सबसे जो प्राथमिक स्तर पे जब इस पृथ्वी का सृजन हुआ तो सबसे पहले प्राणी मनुष्य आए। अब उन मनुष्यों ने ईश्वर ने या जिसने भी प्रकृति ने मनुष्य को जन्म दिया, मनुष्य आया इस धरती पर, तो मनुष्य के अंदर एक प्राकृतिक क्षमता थी, ताकि प्रकृति ने वह क्षमता दी ताकि इस प्रजाति की निरंतरता बनी रहे। वह क्षमता थी सहवास की, यानी स्त्री और पुरुष आकर्षण के माध्यम से एक दूसरे के निकट आए और वह निकटता उनके आपसी संबंधों का निर्धारण करती है। इस तरह एक परिवार बनता है। यानी अरस्तु को माने तो सबसे पहले प्राथमिक इकाई मनुष्य या प्राणी कह सकते हैं। और यह ऐसे नहीं, वो प्रकृति के कारण प्राकृतिक तत्व था उनके अंदर कि ताकि मनुष्य के प्रजनन की क्षमता जो थी वो प्रकृति की देन थी, ताकि उनके प्रजाति की निरंतरता बनी रहे। यानी स्त्री पुरुष, इस मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों थे। इन दोनों के आपसी संबंध के कारण दूसरी संस्था आती है परिवार। पहले मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों थे, आपसी आकर्षण प्रजनन की क्षमता के कारण वह परिवार में बदलते। अब देखिए दूसरी प्राकृतिक चीज थी कि अकेला मनुष्य, कहा अरस्तु का बहुत महत्वपूर्ण कथन भी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो मनुष्य सभ्य और सुसंस्कृत समाज में नहीं रहता वह या तो देवता है या फिर जानवर। अकेला मनुष्य, कहा भी जाता अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला मनुष्य कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह परिवार बना। और एक परिवार, देखिए ये भी प्राकृतिक है। अभी मैं जब राज्य सिद्धांत की विशेषता बताऊंगा तो बताऊंगा कि अरस्तु ने कहा कि राज्य एक प्राकृतिक संगठन है। अब कैसे परिवार से आगे बढ़ता है। परिवार में पति पत्नी या इसको स्त्री पुरुष भी कह सकते हैं। जब इन दोनों का संयोग होता है तो संतान आता है। लेकिन परिवार अपने अन्न या खाने पीने की आवश्यकताओं, कुछ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति केवल इससे नहीं कर सकता था। तो प्लेटो ने इस परिवार में दास को भी रखा। यूनान में दास प्रथा बहुत प्रचलित थी। जब मैं अरस्तु का दास सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि दास प्रथा कितनी प्रचलित थी और क्यों इस दास को इन्होंने परिवार में रखा। जब दास सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। चूंकि कैसे ये आया, चूंकि यहां भौतिक आवश्यकताएं परिवार को अपनी पूर्ति करनी थी। भाई मालिक, यहीं से मालिक नौकर के संबंध जन्म लेते हैं कि भाई मालिक है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दास उनको मदद कर रहा है खेती बाड़ी में या जिस चीज में, और उससे वो अर्जन कर रहे हैं जिससे अपना परिवार चला रहे हैं। ये भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार करता है। अब आगे अरस्तु कहते हैं कि ये परिवार भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी गांव को देखें, शुरुआती दौर की कल्पना करें या जब भी अभी भी देखें कि एक गांव में ऐसे बहुत सारे परिवार रहते हैं। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये प्राकृतिक चीजें हैं। कैसे विकास, कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे राज्य, कहा अरस्तु ने कि राज्य विकास का परिणाम है। पहले मनुष्य यानी स्त्री पुरुष मिले,
उनके सहवास से पुत्र का संतान के जन्म हुआ, संतान और पति पत्नी इन दोनों, इन सभी के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने दास रखा, एक परिवार बना। अब समाज में एक परिवार है, अब वो परिवार अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए, जैसे मैं आपको व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैं अध्यापक हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन क्या बाल भी काट सकता हूं, कपड़े भी सिल सकता हूं, जूते भी बना सकता हूं, या किराने की दुकान खोल के सामान भी बेच सकता हूं? नहीं कर सकता। नहीं कृषि कर सकता हूं। तो समाज में अन्य अन्य ऑक्युपेशन के लोग, अन्य अन्य ऑक्युपेशन का परिवार था। कोई बढ़ई, कोई नाई, कोई धोबी, कोई मोची, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई अध्यापक, और सभी परिवार अपने कुछ सीमित भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहे हैं, अपना पेट तो पाल ले रहे हैं, लेकिन अन्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे। इस तरह अरस्तु कहता है कि ऐसे तमाम परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते हैं। कई परिवार मिल गए, जैसे मैंने किसी व्यापारी से कहा कि तुम मुझे सामान दे दो, मैं तुम्हारे बच्चे को पढ़ा दूंगा। उसने कहा ठीक है, तुम हमारे बच्चे को पढ़ाओ, हम तुमको सामान दे देंगे। ऐसे धोबी ने कहा हम तुम्हारा कपड़ा धो देंगे, तुम हमारा काम कर दो। तो हम उनका काम कर रहे हैं, वो हमारा काम। ऐसे तमाम ऐसे परिवार, ऑक्युपेशन के परिवार मिले जिन्होंने अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की, और ऐसे कई परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते हैं। अब यहां परिवार अपने कुछ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है, सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। इस तरह कई परिवार मिलकर अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और ग्राम बनता है। ये जो ग्राम है, जब बहुत सारे परिवार मिलेंगे, बहुत सारी विवेक बुद्धियां मिलेंगी, तो निश्चित रूप से आपस में थोड़ी बहुत मतभिन्नताएं तो होंगी। तो इस ग्राम ने परिवार के भौतिक आवश्यकताओं की तो पूर्ति की, इसके साथ साथ अन्य भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति की ग्राम ने। जैसे जब आपस में रहेंगे, झगड़ा होगा तो एक न्याय की बात आएगी, तो पंचायतों का निर्माण किया। आपस में बहुत सारे परिवार मिलकर जब ग्राम बनाए, तो कई परिवार मिलकर उन लोगों ने ग्राम में धार्मिक नैतिक आयोजन किए। इन अन्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ग्राम करता है, लेकिन फिर भी ग्राम सर्वोच्च संगठन नहीं होता। क्यों? क्योंकि तमाम ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति ग्राम नहीं कर सकता। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फिर ग्राम से नगर राज्य। अब देखिए, सिद्धांत है राज्य सिद्धांत, और यहां मैं नगर राज्य, जिसको अरस्तु पॉलिटी भी कहता है, पोलिस, नगर राज्य की बात करता है। क्योंकि उस समय छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जनसंख्या नगरों के बराबर होता था, तो उनके दृष्टिकोण में यह नगर राज्य ही राज्य है। उन्होंने कहा कि ग्राम अभी अपने सभी भौतिक आवश्यकताओं में कई ग्राम मिलकर नगर राज्य का निर्माण करते हैं, जिसे कहता है अरस्तु कि यह एक सर्वोच्च नैतिक और प्राकृतिक संगठन है, और इसी में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये तो व्याख्या रही। अभी इसको मैं डायग्राम के माध्यम से, फिगर के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये पहली संस्था बताता है अरस्तु, परिवार। अब ये परिवार कैसे बनता है? तो पति पत्नी यानी स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण के फलस्वरूप दोनों एक साथ इकट्ठा होते हैं। प्रकृति ने यह क्षमता दी है, प्रजनन की क्षमता, तो उसमें संतान आ जाता है और दास उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो ये परिवार बनता है। अब देखिए, परिवार में क्या होता है? परिवार में प्रजनन प्लस अल्प भौतिक आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकता, देखिए प्रजनन के फलस्वरूप ही परिवार आए, और अल्प भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार करता है। जैसे मान लीजिए दास है, या परिवार काम कर रहा है, खेत में अन्न आ रहा है, उससे अपना काम चला रहा है।
यह परिवार के ये लक्षण थे। लेकिन कहता है इसको मान लीजिए ए परिवार। अब अरस्तु कहता है दूसरी संस्था, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि परिवार अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर नहीं पाता है, तो दूसरी संस्था कई परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते हैं। अब इस ग्राम में क्या है, तो ग्राम में परिवार के भी लक्षण हैं प्लस न्याय। जब कई परिवार एक साथ मिलेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी आपस में। वो कहा जाता है ना कि घर में आपके यहाँ बर्तन स्टैंड रखा है, कई बर्तन रखेंगे, एक बर्तन हटाइए तो बड़ा 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 सब बर्तन आपस में लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा। तो न्याय की समस्या आएगी तो उस समस्या का समाधान ये ग्राम करेगा। किस प्रकार करेगा, तो पंचायतों के माध्यम से, पंचायतों का निर्माण करेगा कि उन्हीं पंचायतों के माध्यम से पंचायतों की स्थापना करेगा और आपस में अगर किसी की कोई समस्या आती है तो उसको न्याय देने का करेगा। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक, जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तो धार्मिक नैतिक आयोजन, जब एक साथ इकट्ठा होंगे तो कुछ नियम कानून बनाएंगे, कुछ नैतिकताएं बनाएंगे और कुछ धर्म के आधार पर कोई आयोजन उत्सव मनाएंगे। तो इन सब की पूर्ति यह परिग्राम करेगा। इसको बी मान लीजिए। अब तीसरा जो संगठन बताता है अरस्तु, उसे कहता है राज्य, या फिर आप इसे नगर राज्य भी कह सकते हैं। नगर राज्य का अर्थ राज्य से ही था। अब इस नगर राज्य में क्या है, ए भी है, ए का मतलब समझ रहे होंगे परिवार, प्लस ग्राम भी है, यानी परिवार प्रजनन भौतिक आवश्यकता, परिवार ग्राम में आ गया। उसके अलावा अन्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, न्याय के लिए पंचायतों की स्थापना और धार्मिक नैतिक आयोजन। अब इसमें ए प्लस बी, ग्राम का मतलब बी, ए प्लस बी दोनों के हैं, लेकिन इसके अलावा भी तमाम चीजें हैं जो न ग्राम में पाई जा सकती, न परिवार में। इसीलिए कहा उसने कि राज्य एक सर्वोच्च संगठन है। अब यहां आप सोचिए कि वास्तव में क्या ऐसी चीज है जो इस परिवार और ग्राम दोनों में नहीं है, जो इस राज्य को सर्वोच्च संगठन बनाती है। तो अगर आप देखें, अपने दिमाग पे जोड़ दें, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज इस नगर राज्य में परिवार और ग्राम, ए और बी दोनों हैं, इधर ए भी है और बी है, यानी परिवार और ग्राम दोनों हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो राज्य को सर्वोच्च बनाती है, सर्वश्रेष्ठ संगठन बनाती है, वह थी सैनिक संरक्षण, यानी आपकी रक्षा की भावना। राज्य ये न्याय सीमित था, अब इसको विस्तृत करता है और न्याय की बात करता है, प्लस सैनिक संरक्षण, यानी रक्षा। अब यहां ना परिवार ग्राम में रक्षा की बात आई, ना परिवार में रक्षा की बात आई। यह रक्षा जो है यह सबसे महत्वपूर्ण इस राज्य का, क्योंकि राज्य में परिवार के भी लक्षण थे और गांव के भी लक्षण थे। उन लक्षणों के अलावा न्याय को और पंचायतों से विस्तृत करके उसने कई गांव मिले तब राज्य बनाना, तो उसको और विस्तृत किया। इसके अलावा उसने सैनिकों के माध्यम से अपने नागरिकों के रक्षा की गारंटी ली, उनकी रक्षा की बात करता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो राज्य को सर्वश्रेष्ठ संगठन बनाता है, जो ग्राम और परिवार में नहीं है, विद्या। विद्याओं और कलाओं के विकास के लिए नगर राज्य ने प्रयास किए, यानी राज्य
केवल आपको सुरक्षा नहीं दे रहा है, आपकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा है, बल्कि राज्य आपके नैतिक और आध्यात्मिक विकास का भी प्रयास कर रहा है। इसलिए अरस्तु ने इस राज्य सिद्धांत में राज्य को अपना सर्वश्रेष्ठ संगठन बताया। एक जगह बड़ी महत्वपूर्ण अरस्तु की लाइन भी है कि राज्य परिवार एवं ग्रामों का एक ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अरस्तु ने राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण के लिए बताया। कहा द रियल गुड, शुभ, सुंदर, अच्छा और कल्याणकारी, यही राज्य का लक्षण है। इसलिए उन्होंने कहा कि राज्य का जन्म परिवार और ग्रामों के माध्यम से हुआ है और उसका उद्देश्य एक संपूर्ण आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह अरस्तु का राज्य सिद्धांत था। अब इसके बाद मैं आपको अरस्तु के इस राज्य सिद्धांत की कुछ विशेषताएं बताऊंगा। रेडी। मित्रों, मैंने आप लोगों को अरस्तु का राज्य सिद्धांत बताया। अब उसकी कुछ विशेषताएं जो अरस्तु ने दी हैं। पहला, राज्य एक प्राकृतिक संगठन है। प्राकृतिक या कह सकते हैं स्वाभाविक संगठन है। देखिए मित्रों, अगर आप अन्य सोफिस्ट चिंतकों को देखें तो उनका मानना था कि राज्य एक कृत्रिम संगठन है जो सामाजिक समझौते इत्यादि के आधार पर आया है। अब वो समझौता या तो डर के, जैसे सेफालस, पॉलीमार्क्स, थेसेमिरकस को देखा, या तो डर के कारण आया हो, या तो आवश्यकता के कारण आया हो, या भय को समाप्त करने के लिए आया हो। उस समझौते के कारण उन्होंने राज्य को एक कृत्रिम संगठन बताया। जबकि इसके अगेंस्ट प्लेटो कहता नहीं, अरस्तु कहता है राज्य एक कृत्रिम संगठन नहीं बल्कि एक प्राकृतिक संगठन है। राज्य का निर्माण भय के कारण नहीं हुआ, डर के कारण नहीं हुआ कि राज्य भय की उपज है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है और राज्य आया इसलिए समझौता करके राज्य बना। इसके अगेंस्ट अरस्तु कहते हैं कि राज्य कृत्रिम नहीं बल्कि राज्य एक प्राकृतिक संगठन है जिसका विकास धीरे धीरे हुआ है। इनका मानना था कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य डर के मारे नियमों कानूनों का पालन नहीं करता। वह नियम कानून का पालन केवल इसलिए करता है अगर लगता है कि यह नियम विवेक के अनुसार उचित है तो उसका पालन करता है, और जब अगर उसको लगता है कि विवेक के सम्मत नहीं है तो उनको तोड़ने में भी बिल्कुल नहीं हिचकता। इसलिए इन्होंने कहा कि राज्य एक कृत्रिम संगठन नहीं वरन एक प्राकृतिक संगठन है। अब प्राकृतिक संगठन होने के पीछे उन्होंने तर्क दिया। पहला तर्क कि राज्य परिवार से आया, भाई परिवार से ग्राम, ग्राम से राज्य बना। उन्होंने कहा ये जो परिवार है यह भी एक प्राकृतिक संगठन है। कैसे? तो उन्होंने कहा कि प्रकृति ने मनुष्य को यानी स्त्री और पुरुष को प्रजनन की क्षमता दी है। यह प्राकृतिक देन है, सभी प्राणियों को मिलती है, और उस प्रजनन की क्षमता के कारण यह परिवार बना। वो प्रजनन की क्षमता इस परिवार का कारण है, और परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में बाधक नहीं बल्कि साधक होता है। परिवार एक घोंसला है, पिंजरा नहीं है जहां बंद है। परिवार बल्कि एक घोंसला है जहां व्यक्ति अपने अन्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, कुछ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उनके साथ रहता है। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि इसी परिवार, चूंकि परिवार प्राकृतिक संस्था है, और इसी परिवार से ग्राम बना। और ग्राम कैसे बना? क्योंकि एक परिवार अपने सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। तो कहा जाता है ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी तमाम आवश्यकताएं हैं, और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, उसके अंदर ये
जिज्ञासा, ये लिप्सा होती है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, अपना डेवलपमेंट करे। इसलिए तमाम परिवारों ने मिलकर ग्राम का निर्माण किया। ये उनकी आवश्यकता, कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो उनकी आवश्यकता ने धीरे धीरे परिवार से ग्राम का स्वरूप ले लिया। तीसरी चीज उन्होंने बताया कि कैसे प्राकृतिक है। तो अगर आप देखें तो खाना, सोना, उठना, चलना, मैथुन, सहवास करना, ये अन्य प्राणियों में भी पाया जाता है, अन्य जानवरों में भी पाया जाता है। लेकिन मनुष्य और अन्य प्राणी में अंतर है। क्या अंतर है? क्योंकि मनुष्य के पास अपना विवेक है, उसका शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और नैतिक विकास भी हो रहा है, और वह विकास केवल और केवल राज्य में होता है। और यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो मनुष्य समाज में नहीं रहता, सभ्य और सुसंस्कृत समाज में नहीं रहता, वह या तो देवता है या फिर जानवर। देवताओं को देखा नहीं हमने, और जानवरों को देख लीजिए, उनका ना कोई परिवार है, ना कोई समाज है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर चेतना नहीं है, और इसी चेतना की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति राज्य में होती है। इसलिए अरस्तु ने कहा कि राज्य एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संगठन है, क्योंकि हमारी स्वाभाविक भावना ही, प्राकृतिक भावना ही हमें परिवार से राज्य की तरफ ले जाती है। अभी आपने देखा कि राज्य एक प्राकृतिक संगठन है। मैंने बताया भी कि चेतना, बहुत सारे प्राकृतिक संगठन हैं, लेकिन जो मनुष्य के अंदर चेतना है, वह चेतना उसे विवेकशील बनाती है, उसे अन्य अलग बनाती है, और उसी की परिणति राज्य है। इसलिए उन्होंने कहा राज्य एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संगठन है। दूसरा उन्होंने बताया कि राज्य एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन है। उनका मानना था कि राज्य, अरस्तु का मानना था कि राज्य अन्य संगठनों से सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन है, यानी सबसे ऊपर का संगठन। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि एक संगठन परिवार भी तो है, एक संगठन ग्राम भी है, लेकिन परिवार और ग्राम सब कुछ नहीं दे पाते। कुछ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार कर रहा है, ग्राम कुछ न्याय, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, न्याय के लिए पंचायतों की स्थापना कर लिया, धार्मिक और नैतिक आध्यात्मिक आयोजन भी कर रहा है। लेकिन राज्य सुरक्षा दे रहा है, सिक्योरिटी। आदमी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज सिक्योरिटी होती है, वह राज्य दे रहा है, न ग्राम दे रहा है और न परिवार दे रहा है। इसलिए उन्होंने कहा राज्य एक सर्वश्रेष्ठ संगठन है, अन्य संगठनों से ज्यादा श्रेष्ठ है। इसके अलावा जो परिवार है वो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, ग्राम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, लेकिन राज्य भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। इसीलिए कहा अरस्तु ने कि राज्य एक सर्वश्रेष्ठ संगठन है। राज्य जीवन के लिए आया और सदजीवन के लिए बना हुआ है। उन्होंने बताया राज्य का उद्देश्य है शुभ, अच्छा, सुंदर, कल्याणकारी। यानी राज्य मनुष्य का नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि राज्य अन्य संगठनों से सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वोच्च संगठन है। तीसरी चीज, राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है। बड़ा कंट्राडिक्टिक है। अगर आप देखें, बड़ा ये विवादास्पद है कि एक तरफ वो कहते हैं कि पहले मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों, स्त्री पुरुष, उसके बाद परिवार, पति पत्नी, संतान और दास, उसके बाद ग्राम, उसके बाद राज्य। तो अगर काल क्रम में देखें तो पहले मनुष्य आता है, व्यक्ति, यहां कहा व्यक्ति का पुरोगामी। ये पहले मनुष्य आता है, 1 नंबर, 2 नंबर परिवार, 3 नंबर ग्राम, 4 नंबर राज्य। लेकिन अरस्तु कहता है कि नहीं, ये राज्य जो है ये व्यक्ति का पुरोगामी है।
यानी ये 1 नंबर पे है। और जबकि वही बताता है कालक्रम में कि पहले मनुष्य आया। अब यहां अरस्तु बताते हैं कि संपूर्ण की पूछ होती है, संपूर्ण महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपका शरीर, आपके शरीर में बहुत सारे अंग हैं, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, बहुत सारे अंग हैं। उसी प्रकार राज्य के भी बहुत सारे अंग हैं, मनुष्य, परिवार, ग्राम। जिस प्रकार शरीर संपूर्ण है उसी प्रकार यह राज्य संपूर्ण है। और उस जैसे शरीर के अंग है, हाथ, कान, नाक, मुंह, उसी तरह यह परिवार और ग्राम है और मनुष्य है। शरीर का एक अंग, एक हाथ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए या हाथ ना रहे तो भी शरीर चलेगा, लेकिन ये जो शरीर की अंतरात्मा है या आत्मा समाप्त हो जाए तो फिर क्या शरीर काम करेगा? जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसका एक आंख नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है। लेकिन किसी आदमी का, मान लीजिए कोई आदमी कोमा में है, उसकी आत्मा चैतन्य ही नहीं है, उसकी आत्मा है ही नहीं, शरीर है। और राज्य को वो आत्मा ही कहता है, वो संपूर्ण सर्वोच्च है, वो संपूर्ण है। चेतना के तार्किक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से वो राज्य सर्वोच्च है। क्योंकि अगर कोई शरीर आदमी कोई है, कोमा में है, उसका हाथ, आंख, पैर, आंख सब कुछ सही है, लेकिन अगर उसकी चेतना, अंतर चेतना जो आत्मा काम नहीं कर रही तो सारे अंग फेल है। और अगर आत्मा काम कर रही है, चेतना हमारी काम कर रही है, तो एक अंग, 2 अंग नहीं भी है तो भी हम चल रहे हैं। उसी प्रकार अरस्तु कहता है कि वास्तव में यह राज्य जो है यह सर्वोच्च है, यह पूरा संपूर्ण है और यह अंग मात्र है। इसको एक तरीके से और समझा जाए, चेतना की दृष्टि से राज्य पहले आया, मनुष्य बाद में। अगर कालक्रम में देखें तो मनुष्य पहले, राज्य बाद में। लेकिन वो कहता है चेतना की दृष्टि से राज्य पहले। जैसे मान लीजिए आपको पनीर की सब्जी बनानी, मेरी पत्नी बनाती रहती है एक एक डिश पनीर के, कभी दही के साथ, कभी किसी चीज के साथ। तो वास्तव में होता क्या है, वो पनीर बन के बाद में आता है, उसके दिमाग में पनीर पहले से बन जाता है। वो एक स्ट्रक्चर, एक विवेक, एक चेतना उसकी जन्म लेती। जैसे कोई बढ़ई कुर्सी बनाता है तो कुर्सी बन के दिखेगा हमको बाद में, लेकिन उसके दिमाग में कुर्सी है। तर्क के, चेतना के दृष्टि से उसके दिमाग में पहले से कुर्सी आ चुकी है, बस वो बना के उसको तैयार कर देता है, तब बाद में लगता है कि हाँ ये कुर्सी है, लेकिन उसके दिमाग में उस कुर्सी वो पहले से घूम रही है। उसी प्रकार कहता है अरस्तु कि वास्तव में चैतन्यता की दृष्टि से, चेतना, संपूर्णता की दृष्टि से राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में, यानी राज्य इस व्यक्ति का पूर्वगामी। इस के कहने का आशय ही यही है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे प्राणी हैं धरती पर, अन्य भी जानवर हैं, लेकिन मनुष्य ने ही राज्य क्यों बनाया? क्योंकि वास्तव में अरस्तु कहता है कि मनुष्य चेतना का प्रतिरूप है। उसके बाद स्वाभाविक चेतना प्राकृतिक रूप से आई है, उस प्राकृतिक चेतना के कारण राज्य आया। इसीलिए किसी अन्य प्राणियों के संगठन ने, जानवरों ने राज्य नहीं बनाया, राज्य हमने बनाया, क्योंकि हम चैतन्य हैं। इसलिए अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। चौथी चीज, नगर राज्य मनुष्य के विकास की अंतिम अवस्था। अब इसके पहले ग्राम, परिवार कुछ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, ग्राम अन्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, कुछ स्तर तक न्याय दे रहा है। लेकिन ये जो राज्य है यह हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ हमारी नैतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। इसलिए अरस्तु मानता है कि यह जो नगर राज्य है मनुष्य के विकास की अंतिम अवस्था है। हालांकि
नगर राज्य के बाद भी बहुत सारे संघात्मक राज्य आए। यूनानियों ने उस समय ही देखा कि सिकंदर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करके बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन वास्तव में जो हमारा लगाव हमारे राज्य के प्रति है वो लगाव उस साम्राज्य के प्रति नहीं होगा। आज भी एक विश्व राज्य की कल्पना की गई संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था है, लेकिन आप बताइए कि आपकी भारत के प्रति अगाध श्रद्धा है या उस संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति, सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति। यानी कहीं ना कहीं राज्य अभी भी हमारे लिए विकास की सर्वोत्तम और अंतिम अवस्था है, क्योंकि राज्य हमारे भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसा अरस्तु का मानना था। आत्मनिर्भर राज्य, भाई परिवार आत्मनिर्भर नहीं है, ग्राम भी आत्मनिर्भर नहीं हो, लेकिन राज्य आत्मनिर्भर हो गया। क्यों? जैसे आप देखें, भारत एक राज्य आत्मनिर्भर है और आजकल तो प्रधानमंत्री जी या सरकारें आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही हैं, और है भी कि हमने अपनी आत्मनिर्भरता प्रदर्शित की है, हम बिल्कुल अपने ऊपर आत्मनिर्भर हैं। उसी प्रकार अन्य राज्यों की भी बात सोचिए कि राज्य, भाई 3 संगठन है, परिवार, ग्राम और राज्य। परिवार आत्मनिर्भर नहीं है, ग्राम आत्मनिर्भर नहीं, लेकिन राज्य आत्मनिर्भर है। क्यों? क्योंकि राज्य नैतिक, आध्यात्मिक, भौतिक सभी प्रकार के विकासों की बात करता है, सभी प्रकार के विकास कर लेता है। अंतिम विशेषता, बहुत्व पर आधारित एकताबद्ध राज्य। देखिए, बहुत सारे चीजें हैं राज्य में, बहुत सारे ऑक्यूपेशन है, बहुत सारे विचार विमर्श के लोग हैं, बहुत सारे चिंतन के, बहुत सारे स्तर के लोग हैं, लेकिन सबको एक साथ लेकर चलने का की क्वालिटी राज्य में ही है। जैसे अगर भारत को ले लें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण भारत, तमाम राज्य हैं, सबकी अलग अलग विविधताएं, लेकिन फिर भी एक भारत संघ में सब इकट्ठे हैं। उसी प्रकार तमाम विविधताओं के बावजूद यह जो नगर राज्य है, ये बहुत सभी कलाओं के, सभी संस्कृति, सभी सभ्यताओं, सबको लेकर एक साथ एकताबद्ध रूप से इकट्ठा है। इसलिए ये अरस्तु ने राज्य को एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन बताया। मित्रों, अरस्तु का राज्य सिद्धांत मैंने बताया, चूंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाने पे ऐसी संभावना होती है कि बहुत सारे लोग उसको पूरा नहीं देख पाते, इसलिए मैं थोड़ा सा, हालांकि प्रयास करता हूँ थोड़ा कम बनाऊँ, लेकिन जो चीज़ें हैं, फैक्ट्स, उनको तो बताना ही है। इसके अलावा एक और मैं सलाह दूंगा आप लोगों को जो नेट, जेआरएफ या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं उनको एक नोट्स बना लें। जैसे अरस्तु का जन्म कब हुआ, अरस्तु के पिता कौन थे, अरस्तु के किसका गुरु था, अरस्तु किसके विद्यालय में गया, उसने कौन से विद्यालय, जैसे प्लेटो ने एकेडमिक तो उसने लाइजियम की स्थापना की, वैसे ही तमाम चीजें, उसके पुस्तकों के नाम जैसे मैंने आपको बताया, राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से 2 पुस्तकें, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा उसकी इथिक्स है, पोएटिक्स है, जो हर्मियास की जब हत्या हुई तो उन्होंने उस दुख के कारण उस पुस्तक की, काव्य ग्रंथ की रचना की। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं यार, और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं अरस्तु के, जैसे उन्होंने कहा कि राज्य, परिवार और ग्राम का एक सर्वोच्च संगठन है, सर्वोच्च स्वरूप है, या राज्य एक सर्वोच्च संगठन है, राज्य एक नैतिक संगठन है, राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है, राज्य एक स्वाभाविक संगठन है, या फिर उनकी परिभाषा की राज्य का जन्म सदजीवन के लिए हुआ और सदजीवन के लिए बना हुआ है। ऐसे तमाम स्टेटमेंट्स या छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो मित्रों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको मैं बता रहा हूं, उसको कहीं आप नोट्स करते चलें, ताकि भविष्य में आप उन्हें देखें तो आपको याद रह सके और कंपटीशन के एग्जामों में आप इसका प्रयोग कर सकें। अब मैं आपसे अलविदा लूंगा आज के लिए। आगे अन्य और भी वीडियो, जैसे इसके बाद मैं अरस्तु की दास प्रथा का सिद्धांत पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद उसका संविधान का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा।
तो आपसे मिलूंगा। एक आग्रह और मैं करना चाहूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों तक यह पहुंच सके। मेरा अपना प्रयास है, आई ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास कर रहा हूं। आगे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।